हेलो बच्चों। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ सेलेक्टेड जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। आप हर एक न्यूमेरिकल से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए जब स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन से आप मेथड सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक्स सीखिए और नोट्स बनाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन को एक और मेथड से करेंगे जो थोड़ा शॉर्टकट मेथड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन लोकेट करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो मान लेते हैं मैन जो है ओ से स्टार्ट करता है चलना, 11 मीटर मान लिया हम कि वो राइट जाता है, पहुंच गया पॉइंट ए पर। अब ये अपने जो पाथ इसका जो है उससे वो 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेता है। तो अगर वो सीधा ऐसा जा रहा है तो लेफ्ट टर्न इधर होगा, तो यहाँ से हम इसको 60 डिग्री घुमा देते हैं। अब ये पहुंच गया बी पर, फिर यहाँ से 60 डिग्री घूमेगा, तो अभी तक ये 120 घूम चुका है। फिर यहाँ से वो 60 घूमेगा तो टोटल 180 घूमेगा, तो ये OA के एंटी पैरेलल हो जाएगा ये लाइन। ये B हो गया, ये C, इसको ले लेते हैं D। फिर ये अपने पास से 60 डिग्री घूमेगा, फिर 60 डिग्री घूमेगा, और ये है फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न है, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ टर्न है। और जो फर्स्ट टर्न पहले था वो फिर 7th टर्न हो जाएगा, और 8th टर्न से ठीक पहले का पोजीशन जो है वो B होगा, और OB जो लेंथ मिल रहा है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन फ्रॉम पॉइंट O जस्ट बिफोर टेकिंग द 8th टर्न। पिक्चर को कंप्लीट कर देते हैं। हर एक एंगल 60 होगा। ये 60 से थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट पिक्चर तो परफेक्ट बन नहीं पाता है। तो हमें निकालना है OB चाहिए। अब देखिए हम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और ट्राइंगल OBA जो है उसका एक्सटीरियर एंगल है 60, तो B और A का सम 60 डिग्री के बराबर होगा। फिर हम देख रहे हैं कि OA और AB इक्वल है, तो OAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो ये दोनों एंगल सेम है और दोनों का सम 60 है, तो मतलब ये हुआ कि ये 30 और ये भी 30 है। अब इस ट्राइंगल में हम OAB में साइन लॉ अगर लगा दें तो फटाफट हमारा OB निकल जाएगा। साइन लॉ क्या है, साइड OB का लेंथ डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री, क्योंकि OB के अपोजिट एंगल 120 है, इक्वल्स कोई भी दूसरा साइड ले ले, पता ही है 11 मीटर का, तो 11 अपॉन इसके सामने का एंगल B, तो साइन 30। तो यहां से हमें मिल जाएगा OB इक्वल्स 11 इंटू साइन 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस 30। तो प्लस कॉस 30 का मतलब ये हो गया कॉस 30, और ये साइन 30, तो cos 30 बाई साइन 30 cot 30, 11 इंटू कॉट 30 होता है √3, क्योंकि tan 30 होता है 1 बाई √3। तो ये हो गया 11 इंटू 1.732, तो 1.7 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा, 11 से करेंगे तो 17 से ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 मीटर C। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 90 आना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड हमने किया। अब एक थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी एक कंप्लीट मोशन के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट को हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हम बता सकते हैं। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा x हुआ वो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट 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 हम लिख सकते हैं। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नेट कंप्लीट मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक छोटा डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा छोटा डिस्प्लेसमेंट
प्लस जितना पार्ट में हो रहा है मोशन सबका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को जो हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले मेथड में किया था वैसा डायग्राम नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा डिफरेंट डायग्राम खींचते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ से मैन जो है वो चलना स्टार्ट किया, तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और ये क्या है 11 मीटर। ठीक है, वैल्यू अभी नहीं डालते हैं। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, यहां से वो टर्न ऐसा करने वाला है, तो इस वाले वेक्टर को भी हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम उसका लेंथ और एरो को सेम रखें तो कहीं भी लिखें हम कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो क्या करते हैं कि ये हुआ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ फर्स्ट टर्न। फर्स्ट टर्न हुआ इनिशियल के साथ 60 बनाएगा, क्योंकि अगर यहां हम बनाते तो भी यहां 60 होता, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, बीच का एंगल 60, तो यहां भी हम 60 बनाएंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 30। फिर यहां से जब टर्न लेगा तो उसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर एक और एंगल 30 ले लें तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्न के बाद। ये डेल्टा x1 हुआ, ये डेल्टा x2 हुआ, ये सेकेंड टर्न, ये 30 है तो ये 60 होगा। तो देखिए ये हो गया थर्ड टर्न। थर्ड टर्न का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज ये आ रहा है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था और थर्ड टर्न के बाद जो फोर्थ टर्न से पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है। और हमने अभी इक्वेशन लिखा था, उसमें क्या किया था कि ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर सभी डेल्टा एक्स को हम ऐड करेंगे। तो वेक्टर एडिशन में अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 60 है तो यहां से फिर से ये 60 एंगल बना के ये हो गया फोर्थ टर्न का डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखिए ये 60 एंगल है, 60 30 30, तो ये टोटल 180 हो गया। तो ये जो है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और अपोजिट है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी सेकेंड टर्न का डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ टर्न का डिस्प्लेसमेंट आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये है 30, 60 है तो 30 हुआ, तो फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये होगा, ये भी यहाँ 30 बनाएगा, क्योंकि ये हर एक टर्न के बाद वो पिछले टर्न से 60 बनाता है, तो 4 से 60 बना के फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 + 30 60 60, तो 2 और 5 जो है वो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल है 11 मीटर और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों भी कैंसिल होगा। फिर ये 60 है तो ये हमारा सिक्स्थ टर्न यहाँ पे आ जाएगा। सिक्स्थ अभी तक सब कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इवन इनिशियल भी कैंसिल। बट अब जो सिक्स्थ टर्न होगा इसको दूसरा डायग्राम बना देते हैं। ये सिक्स्थ टर्न हो गया 11 मीटर का, और फिर उसके बाद सेवेंथ टर्न 11 मीटर का होगा 60 डिग्री पर, और 8 टर्न से तो ठीक पहले, मतलब 7 टर्न जब एंड होता है तभी का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डेल्टा एक्स जो है वो अल्टीमेटली क्या हो गया, डेल्टा एक्स 6 टर्न का, तो इसको डेल्टा x1 कर देते हैं और प्लस डेल्टा x2, क्योंकि एक्चुअली इनिशियल से लेके 5 टर्न तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सब आपस में 6 का 6 कैंसिल हो गया, केवल 7th और 8th डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, बीच का एंगल 60 है तो हमें पता है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो डेल्टा x1 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस डेल्टा x2 का स्क्वायर 121 और प्लस 2 इंटू 11 इंटू कॉस 60 1/2, क्योंकि डेल्टा x1 डेल्टा x2 के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये 2 और 2 चला गया, 11 इंटू 11 121, तो ये आ गया √3 इंटू 11, तो ये फिर से आ गया 1.73, 2 इंटू 11 तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 19। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो हम स्पीड जो पार्टिकल्स का बताया गया है उसको कांस्टेंट मान के सॉल्व करेंगे।
तो केवल एस इक्वल्स वी टी फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और लॉजिक तो अप्लाई करना ही होगा। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, सेकेंड में थोड़ा सा हम ट्रिक यूज करेंगे। तो सिचुएशन और इंफॉर्मेशन से हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। सबसे पहले ये x है और ये y है, तीन पार्टिकल है। मान लेते हैं ओरिजिन से तीनों पार्टिकल O से चलना स्टार्ट करता है। फर्स्ट पार्टिकल मूव्स विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो x एक्सिस की तरफ ईस्ट ले लेते हैं, y एक्सिस की तरफ नॉर्थ, एंड थर्ड वन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर। तो ये तीन पाथ है जिस पे तीनों पार्टिकल मूव करेगा। जो ईस्ट जा रहा है वो 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, जो वेस्ट जा रहा है वो 5 से। इसका वेलोसिटी हमें पता करना है, तो मान लेते हैं कि मिडिल वाला का वेलोसिटी v है और एक कंडीशन बता रहा है कि वेलोसिटी जो बीच वाला का वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए कि जब ये यहां होगा तब ये यहां होगा और ये यहां होगा, मतलब तीनों ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि टाइम t के बाद क्या सिचुएशन होता है वो हम पहले निकालते हैं। तो t टाइम के बाद ये पार्टिकल जो है वो पहुंच गया पॉइंट A पर और ये लेंथ जो है वो 9 इंटू टी हो गया s इक्वल्स वी टी से, क्योंकि t टाइम में ये पार्टिकल OA डिस्टेंस कवर करता है, तो OA इक्वल्स वी टी, तो 9t। उतने देर में ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं पिक्चर तो आसान होगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ पहुंचा और ये लेंथ जो है वो 90 है, ये पॉइंट A है। और दूसरा पार्टिकल ये 5t डिस्टेंस ट्रेवल करके B तक पहुंचा, तो A और B को मिलाने वाला लाइन क्या है, ये। तीसरे को क्या कहां पहुंचना होगा, यहां C पॉइंट पर, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ही रखा है कि ये तीनों ऑलवेज एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर जब A यहां पहुंचेगा B यहां पहुंचेगा तो A और B को मिलाने वाला लाइन के ऊपर ही C को पहुंचना है। तो क्वेश्चन का कंडीशन यही है। अब देखते हैं कि ये अगर 90 है, ये 5t है और हमें V जो निकालना है O से C की तरफ जाने वाला पार्टिकल का स्पीड, वो मान लेते हैं V है। तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, VT। OC इक्वल्स S इक्वल्स VT से। ये एंगल है, एक और इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर गिरा दें तो ये लेंथ जो होगा, ये x इसको मान लेते हैं, तो ये VT cos 45 डिग्री, तो ये VT अपॉन √2 होगा। और ये जो लेंथ है y, इतना लेंथ या ये लेंथ x ये भी है, x ये भी है, तो y भी हो जाएगा VT cos 45 डिग्री, VT का कंपोनेंट, तो हो जाएगा VT अपॉन √2। अब देखिए कि हमको v निकालना है, t हमको टाइम अज्यूम हमने किया है, टाइम से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें v से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्राइंगल AOB है और जो ट्राइंगल A, ये पॉइंट D मान लीजिए ADC है, वो सिमिलर ट्राइंगल है। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला दोनों सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OA डिवाइडेड बाय OB इज इक्वल टू ये AD अपॉन DC, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये हम थीटा ले लें तो इस ट्राइंगल के लिए कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AD अपॉन DC ये टर्म, और पूरे के लिए कॉट थीटा हो जाएगा पूरा बेस OA अपॉन परपेंडिकुलर AB। तो उस तरह से भी कर सकते हैं अगर सिमिलर ट्राइंगल क्लिक नहीं हो रहा है। तो यहां से इक्वेशन हम क्या करेंगे, OA जो है वो पूरा 90 है, तो OA को लिख दीजिए 90 डिवाइडेड बाय OB क्या है 5t,
इज इक्वल टू ए डी क्या है, तो ए डी ये लेंथ है। तो देखिए अगर ओ ए पूरा 9t है और ओ डी वी टी बाई रूट टू है तो ए डी हो जाएगा 90 माइनस वी टी बाई रूट टू। तो इसको लिख देते हैं 90 माइनस वी टी अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाय डी सी। डी सी किधर है, ये है डी सी। तो डी सी तो ये हो गया वाई, वाई हो गया वी टी बाई रूट टू। ये जो वाई है वही ये है, वही डी सी है। तो इसको लिख दो वी टी अपॉन रूट टू। तो यहाँ टी और टी कट गया, ये वाला टी भी कॉमन लेके कटेगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 9/5 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई वी बाई रूट टू। तो इसको कर देते हैं 9 रूट टू अपॉन वी माइनस वी अपॉन रूट टू। वी अपॉन रूट टू डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि 9 रूट टू बाई वी, 9 रूट टू बाई वी इज इक्वल टू ये +1 हो जाएगा। तो 9/5 +1 तो 9 रूट टू डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 9 + 5 14/5। तो v हमारा आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 45 रूट टू डिवाइडेड बाय 14। अब रूट टू होता है 1.4 और उसको 10 टाइम्स करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 45/10 तो ये इक्वल टू हो गया 4.5 मीटर पर सेकंड। तो आंसर हमारा हो गया बी। तो ये तो एक मेथड हुआ, हमने ज्योमेट्री इसमें काफी सारा यूज किया। एक और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। हम ये एक लॉजिक अगर अप्लाई करें, ये देखिए 9t है और ये 5t है और ये जो कोऑर्डिनेट इसका है वो x, y होगा और x अभी हमने निकाला था तो vt cos 45। तो ये जो कोऑर्डिनेट c का हो जाएगा वो होगा vt बाई रूट टू vt बाई रूट टू। तो अगर हम ये लॉजिक अप्लाई कर दें कि ये पॉइंट ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन का इक्वेशन लिख दें और उस इक्वेशन पे सी पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए सी का कोऑर्डिनेट्स ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हम वो कर देते हैं। तो देखिए ए बी का इक्वेशन लिखना आसान है, y = mx + c। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये y एक्सिस है। तो इक्वेशन हो जाएगा y = स्लोप निगेटिव है और स्लोप का tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5/9 तो -5/9 x, y = mx, m हो गया -5/9 प्लस c मतलब y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट 5t है। अब इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तभी c जो है वो b और c को मिलाने वाले लाइन पे लाई करेगा और तभी a b c सेम लाइन पे लाई करेगा। तो यहां से हम क्या y के जगह पे लिख देते हैं vt बाई रूट टू, क्योंकि ये हमको ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y को हम लिखेंगे vt बाई रूट टू इक्वल्स -5/9 t x है। तो x भी vt बाई रूट टू है, vt बाई रूट टू प्लस 5t। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, vt बाई रूट टू को इधर ले आते हैं तो vt अपॉन रूट टू इंटू 1 + 5/9 इक्वल्स 5t। तो ये t और t कट गया तो यहां से आ जाएगा v बाई रूट टू इंटू 9 + 5 14/9 इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 45 रूट टू डिवाइडेड बाय 14। तो फिर वही आ गया 45 इंटू रूट टू 1.414 डिवाइडेड 14। तो ये 10 टाइम्स हो गया 45/10 4.5 मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक मोशन हो रहा है, उसमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस।
और एस इक्वल्स वी टी ही लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कहीं एक्सेलरेशन है नहीं, हमारा टॉपिक ही है कांस्टेंट स्पीड। तो पार्टिकल ट्रेवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस, तो डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल ए से बी के बीच का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए ए से बी का टोटल डिस्टेंस एस है। तो पहले क्या बोल रहा है, पार्टिकल ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/3 का मतलब यहां तक हो गया S/3, क्योंकि पूरा डिस्टेंस ए बी हमने एस माना हुआ है, ए बी को एस मान लीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि स्ट्रेट जर्नी विद स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। इस पार्ट ऑफ जर्नी में v जो है v1 वो है 7 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट, तो s इसका मिल गया, v मिल गया, तो s इक्वल्स वी टी फॉर्मूला से t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा s/21, क्योंकि s/3/7। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 2/3 ऑफ द टाइम। तो ये पूरा टाइम मान लेते हैं t2 है, तो और ये डिस्टेंस मान लेते हैं s1 और ये s2। तो अगर ये c पॉइंट मान लीजिए, तो अगर c से b तक जाने में टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 हुआ और टोटल टाइम t2 हुआ, तो t2 का ही 2/3, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड 3 मीटर फॉर 2/3 ऑफ टाइम। तो ये टाइम ले लेंगे हम, t1 इसको मान लेते हैं, फिर से इसको t रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं। तो t1 क्या होगा, s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम 2t2 अपॉन, या इसको 2t' ले लीजिए, ये पूरा टाइम c से b का टाइम t' ले लेते हैं। तो 2t'/3 टाइम कितना हुआ, c से d तक कवर करने का, और ये टाइम जो t2 होगा वो हो जाएगा t'/3, क्योंकि टोटल c से b तक का टाइम t' था, तो उसका 2/3 ये है और 1/3 ये है। वेलोसिटी का बात करें तो v1 जो है ये 3 दिया हुआ है, और रिमेनिंग जर्नी 1 मीटर पर सेकेंड, तो v2 जो है वो 1 दिया हुआ है। अब देखिए निकालना क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही हुआ। टोटल डिस्टेंस हो गया s/3 प्लस 2s/3, ये पूरा है 2s/3। तो टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं s अपॉन टाइम t, s/21 प्लस ये टाइम t1, तो ये हो जाएगा 2t'/3, और प्लस ये टाइम ले लेते हैं t'/3। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों s अपॉन s डिवाइडेड बाई 21 और प्लस 3t'/3 मतलब t'। अब देखिए क्या है कि ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये t प्लस ये t प्लस ये t' को अगर हम s के टर्म में लिख दें तो s कॉमन लेके नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो t' को हम s के टर्म में लाएंगे कैसे, तो देखिए ये टोटल 2s/3 है, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 2s/3, और s1 जो है इस पार्ट मोशन को s इक्वल्स वी टी लगाएंगे, तो s1 हो गया v1 इंटू t1, तो v1 हो गया 3 इंटू 2t'/3 प्लस s2 हमारा ये है और वो v2 t2 होगा, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू t'/3 इज इक्वल टू 2s/3। तो 3 3 3 काट दीजिए, तो क्या मिल गया 6t' प्लस t' इज इक्वल टू 2s। तो t' इक्वल्स हमें मिल रहा है 2s/7, तो यहां पुट कर दीजिए t' के जगह पे 2s/7। तो t' के जगह पे हम इसको डिलीट करके 2s/7 डाल देते हैं, इंटू 3 कर देंगे, तो यहां भी इंटू 3 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 21 आ गया, तो ये हो गया 21s अपॉन s प्लस 6s। तो ये
21s डिवाइडेड बाय 7s, तो ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 21/7, 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा, उस पर बेस्ड है। तो होपफुली आप लोगों को पता होगा मैक्सिमा मिनिमा, फिर भी एक बार शॉर्टकट में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक x है कोई फंक्शन ऑफ y, मतलब y है फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 3x टू द पावर n माइनस 4, कुछ तो ऐसा फंक्शन है। और मान लेते हैं उसका ग्राफ ऐसा है, तो x के जिस वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इस ग्राफ में y का मैक्सिमम वैल्यू यही दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जब होगा तो वहां टेंजेंट डालेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब स्लोप 0 होगा, तो dy अपॉन dx 0 होगा। मिनिमा के लिए भी वही होगा। तो मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट यहां से ये निकला कि y अगर एक वेरिएबल x का फंक्शन है, तो जब dy अपॉन dx को 0 से इक्वेट हम करेंगे, तब जो x का वैल्यू मिलेगा उस x के वैल्यू के लिए y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम डायग्राम बनाएंगे। इनफैक्ट डायग्राम दिया हुआ है, फिर से बनाते हैं। मान लेते हैं ये हाईवे है, इस हाईवे पे कार जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इधर फील्ड है, और बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 मीटर पर एक पॉइंट सी है जहां कार को पहुंचना है ए से। तो देखिए, अगर कार को शॉर्टेस्ट टाइम मतलब मिनिमम टाइम में सी तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तो ड्राइवर के दिमाग में ये आएगा कि अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ ले लें तो जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाईवे पे कार का स्पीड है v और उसका हाफ है फील्ड पे, तो अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ लेगा तो वो पाथ छोटा कर सकता है, बट वेलोसिटी भी वो लूज कर देगा, आधा वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। इसलिए ड्राइवर कंफ्यूज है। तो चलिए, ड्राइवर ने क्या डिसाइड किया कि पहले वो जाएगा हाईवे पर, फिर किसी एक सर्टेन पॉइंट से टर्न कर लेगा सी पर। तो एक टाइम यहां से यहां तक लगा v स्पीड से, और दूसरा टाइम यहां पे ये डिस्टेंस कवर करने में लगा v/2 स्पीड से। ये दोनों टाइम का एडिशन जो होगा वो टोटल टाइम होगा कार का, और उस टाइम को एक हम वेरिएबल के टर्म में लिख के, अगर हम उस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे तो टाइम का हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि इस पाथ पर इसका वेलोसिटी है v, तो इस पाथ पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा v/2, क्योंकि फील्ड है, ये फील्ड में इसका स्पीड है कार का v/2। और पूछ रहा है कि b से कितना डिस्टेंस पर, यानी b से मान लेते हैं ये पॉइंट c है, और b और c के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x है। तो यही x हमें निकालना है, क्योंकि बोल रहा है b से कितना डिस्टेंस पर कार टर्न लेगा जिसे टाइम मिनिमम लगे। तो हमने एज्यूम किया कि यहां से टर्न लिया और टाइम मिनिमम लगा। तो टाइम पहले हम इक्वेशन बनाएंगे टाइम का, कि टाइम लगा कितना। तो t इक्वल्स हुआ t1 प्लस t2। तो t1 हम यहां पे क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है ट्रेवल, तो ts अपॉन v होता है। ये हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये पूरा जो a से b का डिस्टेंस है वो d है। तो t1 हो जाएगा s अपॉन v, तो ये हो गया d माइनस एक्स, क्योंकि ये x है और वो पूरा d है। तो t1 हो गया d माइनस एक्स अपॉन v, और प्लस t2 क्या होगा, तो t2 होगा ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, तो ये वाला ट्रायंगल जो है BC, ये D पॉइंट लेते हैं, तो जो ट्रायंगल BCD है उसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट जो होगा वो ये डिस्टेंस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि T2 s अपॉन v, तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन v/2। तो टाइम क्या आ गया, d माइनस एक्स अपॉन v
और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन वी। तो देखिए टाइम का हमारा इक्वेशन मिला एक वेरिएबल x के टर्म में, और टाइम मिनिमम होने के लिए dt बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, उसी से x मिलेगा, x ही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/v कॉमन अगर ले लें तो ये हो गया d माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए कि फॉर t टू बी मैक्सिमम dt अपॉन डी एक्स शुड बी जीरो, तो पहले dt अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो 1/v बाहर आ जाएगा, और ये d तो कांस्टेंट है पूरा डिस्टेंस ab, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 dx बाई डी एक्स, और प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये रूट y हो गया, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 2x। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहां से क्या लिखेंगे कि dt बाई डी एक्स तो जीरो होना चाहिए मिनिमा के लिए, तो 0 इक्वल्स 1 अपॉन v माइनस 1 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49। तो ये पूरा टर्म जीरो होने के लिए ये 1/v तो कभी जीरो होगा नहीं, ये जीरो होना चाहिए। ये टर्म जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 शुड बी इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49/3, तो x इक्वल्स हो जाएगा 7 अपॉन रूट 3, और 7 अपॉन रूट 3 क्या होता है 7 अपॉन 1.73, तो ये हो जाएगा आपको 700 डिवाइडेड बाय 173, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 4 मीटर, क्योंकि 17 इंटू 4 68 होता है, 3 भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, हमें उसे डायग्राम बनाना होगा, सिचुएशन से डेटा निकाल के और सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो मान लेते हैं ये रोड है, उसमें एक व्हीकल है, वो जा रहा है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। A child starts to cross the road when the vehicle is 4 मीटर away from him। तो व्हीकल से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक बच्चा है, उसको रोड क्रॉस करना है, सीधा ऐसा उसको जाना है। इफ द विड्थ ऑफ द व्हीकल इज 3 मीटर, ये डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। देन द मिनिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड सो दैट ही कैन जस्ट अवॉइड द एक्सीडेंट। तो इसको गाड़ी से बचना है, तो ये इधर आ रहा है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, इसको जल्दी दौड़ के रोड क्रॉस करना है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा कि ये सीधा दौड़ना चाहिए, उसको तो मिनिमम टाइम लगेगा। लेकिन हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सीधा जाने पे मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि हम सोचेंगे कि अगर सीधा चलेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम मिनिमम लगेगा, या मिनिमम स्पीड से वो क्रॉस कर पाएगा। लेकिन अगर सपोज वो ऐसा चलता है तो वो कम स्पीड से भी चलेगा, उसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो इस पाथ पे चलता है
तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर ये पाथ पे जाता तो गाड़ी उसको यहाँ पे हिट करता, अदरवाइज ये जो व्हीकल है उसको भी आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक व्हीकल आएगा, तब तक अगर वो क्रॉस कर गया रोड को तो भी वो बच जाएगा। तो ये जो व्हीकल को यहाँ से यहाँ तक चलने का टाइम लगेगा, उतना एक्स्ट्रा टाइम बॉय को मिल जाएगा रोड क्रॉस करने में। तो हो सकता है कि और भी थोड़ा कम वेलोसिटी से अगर चलेगा तो इस पाथ पर वो कम वेलोसिटी में भी नेगोशिएट कर पाएगा कंपेयर टू दिस पाथ। तो हमें पता नहीं है, फॉर श्योर कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जो बॉय है वो सीधा नहीं चल के थीटा एंगल पर रोड को क्रॉस कर रहा है। मान लेते हैं बॉय थीटा एंगल पर चल रहा है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इसलिए मिनिमम वेलोसिटी इसी में रिक्वायर होगा, तो ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि यहां तक व्हीकल पहुंचा और बॉय जो है वो जस्ट जब तक व्हीकल यहां पहुंचा, बॉय यहां पहुंच गया, वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया, बच गया। हमें क्या निकालना है? मिनिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड। तो मान लेते हैं कि चाइल्ड ने जो ये डिस्टेंस कवर किया वो v स्पीड से कवर किया, और वो v जो है वो मिनिमम है। किसी और पाथ पे जाता तो v का वैल्यू ज्यादा होता, ये v का वैल्यू मिनिमम है इस पाथ के लिए। तो v के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन तो लिखते हैं। तो फॉर मोशन ऑफ व्हीकल, उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? तो जितने टाइम में बॉय यहां से यहां पहुंचा है ए से बी, उतने देर में जो व्हीकल है वो पहुंच गया क्या? ओ से, ये पॉइंट सी ले लेते हैं। तो व्हीकल पहुंचा यहां से ओ से सी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एस इक्वल वी टी लगाएंगे। तो 4 प्लस ये डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू स्पीड क्या है व्हीकल का? 10, तो 10 इंटू टी कर देते हैं। यही टी टाइम में बॉय भी ए से बी तक गया है। यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा? टाइम से तो हमें मतलब है नहीं, क्योंकि अगर देखिए बॉय अगर इस पाथ पे जा रहा है या किसी और पाथ पे जा रहा है तो वेरिएबल टर्म क्या होगा? या तो थीटा होगा या एक्स होगा, और अगर तिरछा चलता है तो थीटा और कम हो जाता है, एक्स और ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, तो यहां से टी को क्या कर देंगे हम? 4 प्लस एक्स अपॉन 10 कर देते हैं। उसके बाद फॉर मोशन ऑफ द बॉय का डिस्टेंस बॉय ने क्या ट्रेवल किया कांस्टेंट स्पीड से? ए बी। तो ए बी क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमें पता है, जो व्हीकल का विड्थ है वही ये डिस्टेंस है, तो ये 3 है। तो देखिए ये डिस्टेंस ए बी और ये पॉइंट डी मान लीजिए। ए बी डी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये डिस्टेंस है ए बी, और वो v इंटू टी के बराबर भी होगा, क्योंकि बॉय का स्पीड v है। हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें v को चाहिए एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में, जिससे हम v को मैक्सिमम मिनिमा के लिए इक्वेशन बना पाएंगे। तो t क्या होगा? यहां से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय v। अब इस दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे, किसको? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो 4 प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन वी। यहां से क्या मिलेगा? v इक्वल्स 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स। अब देखिए फॉर v टू बी मिनिमम, क्योंकि वही पूछ रहा है कि क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए, तो v मिनिमम होने के लिए dv बाई dx 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि फॉर v टू बी मिनिमम dv बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो dv बाई डी एक्स निकालेंगे पहले। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, 10 को बाहर ले लेते हैं और इसमें हम uv रूल लगा देते हैं क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 प्लस एक्स पर पावर -1 करके u इंटू वी लगा देते हैं। तो पहले हम ये बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाहर लेके और 4 प्लस एक्स पर पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा और 1/4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कर देते हैं, फिर 4 प्लस एक्स बाहर लेते हैं और इनटू डिफ्रेंसिएशन हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू 2x। तो है एक 2 और एक 2 कट गया। अब फिर dv बाई डी एक्स जीरो है तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस x इंटू 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय इनफैक्ट 4 प्लस एक्स पर पावर -1 लेना था तो ये 1/4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो x अपॉन क्या है 4 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट। अब देखिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 0 होने के लिए 10 तो 0 होगा नहीं, तो इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से एक 4 प्लस एक्स और एक 4 प्लस एक्स कट गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर कट गया तो x इक्वल्स आ गया 9/4। तो x अगर 9/4 आ गया, हमें पूछ क्या रहा है v का वैल्यू। x के इसी वैल्यू के लिए v मिनिमम होगा, तो x का यही वैल्यू हम v के इक्वेशन में डाल देते हैं। तो v का इक्वेशन x के टर्म में ये है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा v इक्वल्स 10 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो 9/4 का स्क्वायर तो 81/16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स, तो ये हो गया 4 प्लस एक्स क्या आया था 9/4। तो इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 81 प्लस 9 इंटू 16, तो 9 इंटू 16 144 होगा। 81 प्लस 144 225 अंडर रूट 225/16 का मतलब 15/4 इंटू ये हो जाएगा क्या 4 इंटू 4 16 प्लस 9 25/4 ऊपर जाके हो जाएगा 4/25। तो ये 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये 5 इंटू 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 6 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया बी। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया कि x को वेरिएबल बनाया, थीटा को वेरिएबल बना के थीटा के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे,